ठीक है, तो डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा में पहली चीज हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल, जिसमें हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, मेनली साइन एंड सिम्टम्स की। जो पेशेंट बताएगा वो सिम्टम है, जो डॉक्टर देखेंगे वो साइन है। इसके अलावा आपके क्या आ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस, राइट। जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, पीएफटी। कैसे करोगे टेस्ट, स्पायरोमीटर से, तो इसी को हम लोग कह देते हैं स्पायरोमीट्री, राइट। इसके अलावा एक क्विक टेस्ट होता है या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर, फ्लो रेट। तो दो टेस्ट होता है, यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसकी बात करते हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट नंबर ए, हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, इजी बाई स्पायरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें हम लोगों को एयर खूब तेजी से खींचना होता है, फिर ब्लो करना होता है स्पायरोमीटर से, इसीलिए हम कह देते हैं देयरफॉर नोन एज स्पायरोमीट्री, राइट। तो एक तो स्पायरोमीट्री हो जाएगी। दूसरा जो यहाँ पे आता है क्विक टेस्ट है, ये अस्थमा के कंट्रोल वगैरह को बता देगा, लेकिन अस्थमा की डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इवन कंट्रोल जानना भी बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। क्या कहते हैं, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, राइट। और इसको हम लोग नापते हैं पीक एक्सपिरेटरी या पीक फ्लो मीटर से, पीक फ्लो मीटर या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर, राइट। तो ये दो टेस्ट ऐसे होंगे जो जिसमें अगर हम लोग एक्सपायरेटरी फेज में देखेंगे कुछ न कुछ नॉर्मल से अलग दिखाई देगा, मतलब यहाँ क्योंकि एक्सपिरेशन पैसिव होता है, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। अस्थमा बीइंग एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, अगर दोनों फेज में देखें कौन सा ज्यादा हैम्पर होगा, तो एक्सपायरेशन ज्यादा हैम्पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए मेनली हम लोग पीएफटी का यूज करते हैं, और अगर किसी को अस्थमा कंट्रोल देखना है, कितना कंट्रोल हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो हम लोग पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे पीएफटी या स्पायरोमेट्री, थोड़ा सा टफ होता है, हर जगह मशीन होती नहीं है, इस फॉर एग्जैक्ट डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस लाइक अस्थमा एंड सीओपीडी, ठीक है। इससे दो पैटर्न पता चलता है, वेदर देयर इज रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। चलिए, तो दूसरा हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। इससे मेनली हम लोग देखते हैं कंट्रोल ऑफ अस्थमा, मेनली टू एसेस कंट्रोल ऑफ अस्थमा। मान लीजिए किसी पेशेंट की आप दवा चला रहे हो अस्थमा की, ठीक है, तो बीच बीच में आप उसको क्या करोगे, फॉलो करोगे कि हाँ भाई आओ हम देखें कि अब तुम्हारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, फूंक मार के तुम कितनी तेजी से 10 सेकंड में एयर एक्सहेल कर सकते हो, राइट। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्पायरोमीट्री की। सबसे पहले बात कर लिया जाए स्पायरोमीट्री, राइट। थोड़ा हट के टॉपिक है, लेकिन ये मत मान के चलो कि तुम्हारे काम का नहीं है, जान लेना कोई चीज जरूरी होता है। स्पायरोमीट्री के लिए जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी होती है, कितना एयर ऑर्डिनरीली नॉर्मली हम लोग इनहेल करते हैं, कितना एयर हम लोग नॉर्मली एक्सहेल करते हैं, कितना हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है, मतलब किसी भी स्टेज पे मैक्सिमम एयर हमारे लंग में कितनी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग के दो फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, राइट।
और इन्हीं की वजह से आपके लंग्स में एयर होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ सबसे पहली चीज कि हम लोग नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो लंग में कितनी एयर जाती है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर जब आप ब्रीद इन कर रहे हो, इंस्पिरेशन कर रहे हो तो जा रही होगी, उतनी ही एयर जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो भी निकल रही होगी। बस इंस्पायरेटरी एयर में आपका क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन, और जब आप एक्सपायर करोगे एयर बाहर निकालोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, है ना, और वाटर वेपर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से लगभग 500 ml, मेल है तो 500, फीमेल है तो 400 ml, ठीक है। तो एक बार जब हम लोग सांस लेते हैं या जब सांस छोड़ते हैं तो लगभग 500 ml हम लोग एयर बाहर निकालते हैं और उतना ही एयर अंदर लेते हैं। इसीलिए तो लंग के अंदर जितनी एयर है वो कांस्टेंट बनी रहती है। इसी को हम लोग कह देते हैं टाइडल वॉल्यूम, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 500 ml हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे कि इससे ज्यादा और कितना सांस खींच सकते हो, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मान लीजिए मैंने कहा मैंने खूब तेज सांस लिया और मैं इतनी एयर ले लिया लंग के अंदर, मतलब टाइडल वॉल्यूम के ऊपर और हम लोग कितना एयर ले सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि इतना हम लोग मेहनत करके और एयर इनहेल कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। काफी एयर हम लोग इंस्पायरेशन के ऊपर भी ले सकते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कितना एयर हम लोग एक्सहेल कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड। जैसे मान ली मैंने कहा तुमने सांस नॉर्मल लिया है, कितनी एयर और रिलीज कर सकते हो, ये चीज। तो ये हो जाता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप नॉर्मल सांस ले रहे हो और एक लंबी सी सांस छोड़ दो, तो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर 500 तो आप ऐसे भी एक्सपायरेशन में निकालते, नॉर्मल सांस लेने के बाद ज्यादा एफर्ट करके कितना एक्स्ट्रा एयर निकाल सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इट इज ऑलमोस्ट आपका 3000 ml, मतलब 3 लीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम केवल 1200 ml, ठीक है। अगर मैं कहूं आपने नॉर्मल सांस लिया है, उसके बाद मैं कहूं कितनी सांस आप बाहर निकाल सकते हो, इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मैं कहूं आप अपने पूरे लंग को खाली कर दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितना भी तेज फूंक मार लो, एयर ब्लो कर लो, कितने भी ड्यूरेशन तक लंग बिल्कुल खाली नहीं कर सकते आप। उसके बाद भी आपके लंग्स में कुछ एयर बची होगी, राइट, जिस जो आपके लंग्स को डिफ्लेट होने से बचाएगी। हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई के एटिलैक्टेसिस होने से बचाती है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चलो इतनी एयर मैं नहीं निकाल पाया, इतनी एयर मैं नहीं निकाल पाया, इसीलिए हम लोग कितना भी एफर्ट कर लें लंग को खाली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट, आरवी। तो करीब 1 लीटर, या मैं अगर प्रिसाइजली कहूँ 1100 ml हम लोग कभी अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अस्थमा, इनफैक्ट पढ़ रहे हैं, तो अस्थमा में हमें इंस्पिरेशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपायरेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है। अब अगर मैं किसी पेशेंट से कहूँ कि खूब तेजी से सांस लो, तो मतलब बहुत तेजी से अगर वो सांस खींचेगा तो कितनी एयर और ले लेगा, इतनी एयर। अब मैं उससे कहूं कि भाई अब तुम जितना एयर निकाल सकते हो लंग से निकालो, तो इतना तो पहले भी निकाल, इतना उसने एक्स्ट्रा ले लिया था तो ये निकाल देगा, और एक्स्ट्रा ना भी लिया होता तो भी इतना निकाल देता, है ना। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर उसने बड़ी सांस ली थी, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कोई भी इंसान पूरी कोशिश करने के बाद इतनी एयर निकाल सकता है लंग से, राइट। अगर मैं कहूँ नॉर्मल सांस लिया है तो 500 ml लिया होगा, और उसके बाद कहूँ और निकाल दो तो 1200 और निकाल देगा, मतलब कुल मिला के केवल 1700। लेकिन अगर वो पहले से सांस लेके बैठा होगा, सांस भर के बैठा होगा, तो कितना निकाल देगा,
3000 ml ये और 1700 ml ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो टाइडल वॉल्यूम हो गया पिंक वाला, इसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लंग में कितनी एयर आ सकती है या कितनी एयर एट अ टाइम मैक्सिमम रह सकती है, ये लो भाई टोटल कर दो, ये आपका हो गया टोटल लंग कैपेसिटी, ये करीब आपका 6 लीटर। ठीक है, एक ही में बता रहे हैं, हम यहाँ पे फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो अगर किसी में अस्थमा है, इंस्पायरेशन में तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है ना, लेकिन एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये जो आपका फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल जरूर रहेगा, लेकिन जो एयर निकल रही है वो उतना स्मूथली नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना एयर निकालने के लिए ब्लो करना पड़ेगा। राइट, चलिए इसको फिर से समझते हैं, कुछ नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं टीवी लिख लेता हूं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन हो, एयर इतना अंदर जाएगा एंड इतना ही एयर आउट जाएगा नॉर्मली। राइट, ऊपर मैंने बनाया था, सबसे पहली लाइन यही लिखी थी जिसमें मैंने कहा था ये चीज आपका क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। टीवी टाइडल वॉल्यूम 500 ml, फीमेल में और कम होगा, मैं मेल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो पहली चीज तो आपकी ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि मैंने कहा भाई इससे बड़ी सांस लो, सेकंड, तो ये आपका हो गया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने कह दिया नॉर्मल सांस खींच रहे हो, एक बार तेज सांस खींचो तो कितना एयर टाइडल वॉल्यूम्स के ऊपर ले पाओगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। राइट, काफी सिंपल है ये। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम तो आप पहले भी ले रहे हो, जैसे अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो टाइडल वॉल्यूम तो मैं एयर इनहेल कर ही रहा हूं, अगर मैं कोशिश करूंगा तो और एयर इनहेल कर लूंगा इस तरीके से। राइट, ठीक है, और अगर मैं कोशिश करूं यहाँ पे कितनी एयर और निकाल दूं, तो भाई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और निकाल सकता हूं, है ना। तो यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो हम कभी नहीं निकाल सकते, यहाँ पे कुछ एयर बचा ले रहे हैं, ये हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। समझो इस चीज को, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, IRV, तो ये होता है करीब 3 लीटर। ठीक, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि अपना थर्ड है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है ये, ERV, ये करीब 1200 ml है, तो लिख लो 1200 ml। राइट, अगर मैं कहूं किसी इंसान ने खूब तेजी से सांस भर रखा है, इसके बाद इनको क्या करना है, अब इनसे कह दो एयर ब्लो करें, ये आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। नॉर्मल सांस लेता तो केवल इतना निकालते, लेकिन अगर सांस भर के बैठा हुआ है ये पहले से, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल सकता है, टाइडल वॉल्यूम भी तो निकलना ही था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी है, एक वाइटल का मतलब जिंदा, तो एक जिंदा आदमी मैक्सिमम कोशिश करके कितनी एयर निकाल सकता है, यही वाइटल कैपेसिटी है। और ये रेजिडुअल वाला निकाल नहीं सकता, वाइटल कैपेसिटी में अगर रेजिडुअल भी ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। एक किसी भी कंडीशन में हमारे लंग में कितनी एयर जा सकती है, कितनी एयर लंग होल्ड कर सकता है, वो टोटल लंग कैपेसिटी है, उसमें वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। अगर एक अस्थमैटिक इंसान होगा, चलो सांस खींच लिया उसने, लेकिन अब वो पूरी एयर एक्सपायरेशन में आराम से नहीं निकाल पाएगा, तो एक्सपायरेशन हो जाएगा उसका लंबा। ठीक है, तो उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, अभी बात करते हैं। चौथा देख लेते हैं हम लोग, टोटल लंग कैपेसिटी, सॉरी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को हम लोग क्लिनिकली फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, और
FVC फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं कि तुम कितना एयर ब्लो कर सकते हो नॉर्मली, तो मान लो मैं टाइडल वॉल्यूम एयर ले रहा था, मैं कह रहा हूं उसके ऊपर मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी निकाल दूंगा। तो 500 ml ये है, 1200 ml ये है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे अगर हम लोग कोशिश करें नॉर्मल सांस लेने के बाद कितनी एयर रिलीज करेंगे, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1700 ml आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। लेकिन अब मैं कहूं कि मैं पेशेंट से कहूंगा कि पहले खूब तेज सांस खींच लो, उसके बाद सांस छोड़ो, जितना सांस तेज छोड़ सकते हो जितना ज्यादा। तो जाहिर सी बात है अगर नॉर्मल सांस लिया होगा तो लंग में कम एयर गई होगी, लेकिन अगर सांस खींच लिया होगा खूब तेज, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि भाई अब तुम एक्सहेल करो, तो ज्यादा एयर जो एक्स्ट्रा खींचे थे वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने कह दिया कि भाई तुम टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहे हो, अब खूब तेजी से सांस लो, ये लो, अब खूब तेजी से रिलीज करो, इतनी एयर रिलीज कर देगा और फिर नॉर्मल सांस लेने लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया, जितना एयर आप मैक्सिमम लंग से निकाल सकते हो, एक जिंदा इंसान ही निकालेगा। दिस इज वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम जुड़ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ गया। इसी में अगर मैं कहूं टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर लो, तो ये लो रेजिडुअल वॉल्यूम भी उसमें जोड़ दो, ये आपका हो जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये सब चीज आपको जानना चाहिए। दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी, राइट। तो वाइटल कैपेसिटी का नाम बहुत अच्छा दिया गया है कि कितना एयर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद आप एक्सहेल कर सकते हो, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। पूरे लंग की कितनी कैपेसिटी होती है, तो अगर मैक्सिमम एयर भर लिए हो तो इसका मतलब है रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें और जोड़ लो, ये आपका हो जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देख लिया है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, जिसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3 लीटर, 0.5 लीटर प्लस 1.2 लीटर, लगभग ये आ जाता है 4.8 लीटर। ठीक है, इसी में हम लोग अगर मान लीजिए क्या ऐड कर दें, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वो आपका आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जितना भी एयर हम लोग ले लें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस और क्या हो जाएगा जो हम अभी तक निकाल नहीं पाए हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम तकरीबन आपका होता है 1100 ml, तो इसी में जोड़ दीजिए तो ये करीब आ जाता है 6 लीटर। तो हमारे लंग की जो कैपेसिटी होती है, मेल की 6 होती है, फीमेल की छोटी होती है, हाइट कम होगा तो चेस्ट और लंग भी उसी अकॉर्डिंग छोटे होंगे, राइट। अब देखो मेरा जो कहने का मतलब है, सारे वॉल्यूम कैपेसिटीज आप लोगों ने देख ली हैं, अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगा। मेरा कहने का ये मतलब है, एयर भर तो लिया इन्होंने, लेकिन जब हम इनसे कहेंगे एयर रिलीज करो, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी वही एयर है जितना एक जिंदा इंसान मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद एक्सपायर कर सकता है विद मैक्सिमम एफर्ट। यही तो पढ़ा रहे हैं। अगर ये अस्थमा का पेशेंट होगा जिसमें नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं हो पा रहा है सही से, इंस्पायरेशन नॉर्मली लंबा होता है एक्सपायरेशन से, लेकिन यहाँ पे एक्सपायरेशन आपका पैसिव था, उस समय आपके ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स होते हैं और यहाँ पे नैरो भी हैं, इसीलिए वहां पे व्हीजिंग आ रही थी और हम लोग कहते हैं यहाँ एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग्ड है, राइट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी से ये कैलकुलेट करने का कि पहले सेकंड में जब वो एक्सहेल कर रहा होगा, जैसे आप फूंक मारोगे इनिशियली ज्यादा तेजी से हवा निकलेगा, उसके बाद और एफर्ट करोगे धीरे 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 करके जितना आप लंग को एम्प्टी कर पाओगे कर लोगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, आइए बताते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया FVC का, सॉरी
FeV1 का, FeV1, ठीक है। अस्थमा के लिए यही डायग्नोस्टिक है, इसलिए यहां तक पहुंचना पड़ा। FeV1, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड। जब हम लोग एक्सहेल करेंगे, मैक्सिमम इंस्पायरेशन लिया, उसके बाद हम लोग 1 सेकेंड में कितना एयर रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अस्थमा के केस में ये देखते हैं कि ये कितना परसेंट है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड परसेंटेज। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कोई 70 kg का इंसान है, तो इसमें कोई ना कोई नॉर्मल वैल्यू होगी किसकी, FeV1 की, कोई ना कोई तो नॉर्मल वैल्यू होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई इंसान 6 लीटर उसकी बॉडी में क्या है, उसके लंग में एयर जा सकती है ना। और अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि उसकी वाइटल कैपेसिटी 5 लीटर की है, तो 1 सेकेंड में तकरीबन 80% एयर एक्सहेल कर देना चाहिए उसको, मतलब 4 लीटर, राइट। देखिए इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कह दिया टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कितना है, 5 लीटर है। इसका मतलब 5 लीटर एयर वो मैक्सिमम एफर्ट से एक्सपायर कर सकता है। इसका कितना परसेंट 1 सेकेंड में एक्सपायर कर देगा वो, इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन 80%। 80% से ज्यादा क्या होगा, ये एयर एक्सहेल कर देगा। तो अगर ये 5 लीटर है, 80% से ज्यादा एक्सहेल कर देगा, इसका मतलब जो FeV1 है ये कितना है, FeV1 बाई फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल ग्रेटर देन 80%, मतलब केवल 20% एयर आपके लंग में बचनी चाहिए, है ना। चलिए, एक तो यहाँ पे हम लोग फोर्स वाइटल कैपेसिटी का कितना भाग 1 सेकेंड में ही एक्सहेल कर देना था। कॉमन सेंस से सोचो, अगर किसी के लंग में रुकावट होगी तो 1 सेकेंड नहीं, उसमें 10 सेकेंड लग जाएंगे 80% एक्सहेल करने में, क्योंकि क्या है लंग में, ऑब्स्ट्रक्शन है ना। तो यहाँ पे अस्थमा के केस में अगर यही रेशियो 80% से कम हो जाए तो हम लोग सस्पेक्ट करेंगे अस्थमा है ना। कितना सिंपल है ये। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम मैं कह रहा हूं, अगर आपने देखा 1 सेकेंड में, फॉर अस्थमा एक्सपायरेशन विल बी अफेक्टेड, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में तो अब नहीं निकलेगी, बड़ी रुकावट है एक्सपायरेशन में, राइट। इसका मतलब हम लोग कहेंगे FeV1 विल बी डिक्रीज्ड। सिंपल सी बात है ना। FeV1 आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम लोग कहते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे COPD या अस्थमा, तो इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग कहते हैं कि आपका कितने से ज्यादा कम हो जाए, 75% से ज्यादा। 80% से ऊपर नॉर्मल है, और कम हुआ और कम हुआ, 75% से कम हो गया, तो हम लोग कह देंगे भाई इतनी रुकावट है कि इसको अस्थमा लेबल कर दिया जाए। FeV1 बाई FVC लेस देन 75% डायग्नोस्टिक फॉर अस्थमा। भाई कोई रुकावट होगी, 80% से ज्यादा एयर रिलीज हो जानी चाहिए थी, पहले ही सेकंड में नहीं हुई, 75% से कम रिलीज हुई, है ना। बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एग्जाम्पल, किसी इंसान का, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेशेंट है, ठीक है, इसी एज के लिए, इसी सेक्स के लिए मैंने कह दिया FeV1 आपका 4 लीटर है, इसी एज सेक्स के लिए। लेकिन आपने किसी और पेशेंट का किया, तो यहाँ पे आपको मिल गया FeV1 2 लीटर,
1 सेकंड में ये भाई साहब केवल 2 लीटर रिलीज कर पाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पेशेंट का FeV1 परसेंटेज है वो कितना है नॉर्मल का, 50%। इसका मतलब ये आपका पेशेंट का है और ये नॉर्मल का है, तो पेशेंट का कितना आया, केवल 50% आया। तो यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि FeV1 परसेंटेज डिवाइडेड बाई FeV1, ये आपका कितना आ जाना चाहिए, ऑब्जर्व और प्रेडिक्टेड लेस देन 80%। समझ रहे हो, जैसे कोई भी है, अगर मैं मान लूं कह दूं कि 10 साल पे लंबाई 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन किसी का मैंने ऑब्जर्व किया लंबाई 79 सेंटीमीटर है ना, तो 80% से कम हो गई। तो सेकेंड डायग्नोस्टिक फीचर आपका ये होता है। ठीक है, तो अस्थमा के केस में जब हम लोग स्पायरोमीट्री करते हैं, अस्थमा के केस में जब हम लोग स्पायरोमीट्री करते हैं तो हमें 2 क्लू मिलते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करा देंगे। एक तो यहाँ पे FeV1 डिवाइडेड बाई FVC लेस देन 75%, है ना, सिंपल है। दूसरा हम लोग कहते हैं FeV1 ऑब्जर्व्ड बाई FeV1 एक्सपेक्टेड, है ना, जो हमें उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नॉर्मल पता होगा, लेस देन 80%। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगना है, लॉजिकल है। अभी एक सेंटेंस और बताने के बाद इसको रिवाइज करा देते हैं। इस तरीके से आपको मैंने लंग वॉल्यूम्स बताए थे, है ना, ये चीज मैंने कह दिया था कि ये टाइडल वॉल्यूम है। 500 ml एयर आप लोग इनहेल एक्सहेल करते हो, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। 3 लीटर की बात मैंने की थी। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। 1200 ml की बात मैंने की थी। ये पूरा मिला के आपका फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, जिसको मैंने 4.8 लीटर कहा था या 5 लीटर कहा था। इसी चीज में रेजिडुअल वॉल्यूम मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर का, है ना, काफी सिंपल है। तो जब हम लोग किसी पेशेंट में कहते हैं स्पायरोमीट्री, तो इस तरीके से हम लोग उसका टेस्ट करते हैं। उससे कह देते हैं कि पहले मैक्सिमम इंस्पायरेशन करो, फिर उससे कह देते हैं मैक्सिमम एक्सपायरेशन करो। तो जो एयर रिलीज होगी वो आपकी होगी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, जो होना चाहिए 5 लीटर। इसमें जो 1 सेकेंड में रिलीज हो जाएगी वो होना चाहिए करीब 4 लीटर, दैट इज ग्रेटर देन 80% ऑफ फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, है ना। तो जब हम लोग अस्थमा की डायग्नोसिस बनाते हैं तो फिर से इसी को रिपीट कर रहे हैं। स्पायरोमीट्री किया किसी का हमने, और स्पायरोमीट्री में हमें पता चल गया कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हो गया है पेशेंट का, डिक्रीज हो गया है। तो इसको दो चीजों से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी से के किस रेशियो में है, तो ग्रेटर देन 75%। दूसरा हम लोग देख सकते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी, सॉरी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड में जो है, जो हमें उस पेशेंट का मिला, उसके उस पेशेंट की हाइट, वेट और एज में एक्सपेक्टेड कितना था, ये आपका लेस देन 80%। यही चीज इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्थमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, एक्सपायरेशन यहाँ पे हैम्पर्ड होगा। चैट सेक्शन।